नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सामाजिक करते हैं और उसका लेसन करते हैं 15वां दिल्ली सल्तनत काल। इसका जो मैंने आधा लेसन पहले करवा दिया था, यानी मैंने एक पार्ट इसका बना दिया था, वो भी आप देख लेना। आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। आधा लेसन पढ़ लिया था, आधा लेसन आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के पास समय से आगे चलने वाले अनेक विचार थे। वो तो ये सोचता था कि मैं तो आगे से आगे कुछ अलग ही सोचता रहूं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिन्हें लागू करने का उसने प्रयास भी किया, किंतु वह अपने इन नए विचारों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया खुद ही, जिसके कारण उसके विचार बुरी तरह सफल हो गए। ठीक है, उसके विचार सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक सभी दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। वो तो यही चाहता था कि भाई सभी दिशाओं में मेरा ही नाम हो। ठीक है, जिसके लिए उसे एक विशाल सेना की जरूरत भी थी, क्योंकि अगर उसे सभी राज्यों पर आक्रमण करना है तो उसके लिए सेना की जरूरत पड़ेगी ना, युद्ध करने के लिए, और धन की भी। और विशाल सेना के लिए उसे अत्यधिक राजस्व यानी धन की जरूरत थी। इसके कारण उसने दोआब के क्षेत्र, गंगा व यमुना के मध्य के क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि, जहाँ पर कृषि हो सकती थी, पर क्या लगा दिए? टैक्स। कर का मीनिंग होता है टैक्स लगाना। भाई अगर कोई खेती कर रहा है तो उस पे से उसका 10% हिस्सा लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे। हालांकि यह निर्णय गलत समय पर लिया गया, क्योंकि उस समय तो वहाँ पर भूखमरी थी, पहले लोग भूख से मर रहे थे, कृषि पर ज़्यादा मतलब पैदावार नहीं हो रही थी वहाँ पे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों ने अपनी भूमि का त्याग कर दिया और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपने आदेश वापस लेने पड़े। एक बार ये पढ़ते हैं ज्ञान कोश। जियाउद्दीन बरानी एक इतिहासकार थे। कौन? जियाउद्दीन बरानी, जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही लिखी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरानी ने। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में राजनीतिक न्याय का अभाव व शासन की अयोग्यता पर गंभीर टिप्पणी की है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के बारे में किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरानी ने, जो कि एक इतिहासकार थे, जिन्होंने इसके बारे में क्या लिखी है? तारीख है फिरोज शाही। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा उठाया ऐसा ही दूसरा कदम राजधानी का स्थानांतरण था, यानी उसको बदलकर दूसरी जगह करना। ठीक है, वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि देवगिरी से दक्कन पर नियंत्रण रखना आसान होगा, इसलिए इसने देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? दौलताबाद। तो दौलताबाद का ठीक है, तो देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? दौलताबाद। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किसने रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के सभी लोगों को नई राजधानी में स्थानांतरण के आदेश दिए। भाई अब जो मैंने नई राजधानी बनाई है दौलताबाद, अब तुम वहीं रहो। ठीक है, तो लोगों को वहाँ स्थानांतरण में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। भाई अगर कोई इधर का सामान उधर लेके जाएंगे तो कष्टों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि वहाँ से उत्तरी सीमा क्षेत्रों पर नज़र रखना कठिन है, इसलिए उसने वापस राजधानी को दिल्ली में स्थापित करने के आदेश दिए। देखो, राजधानी भी इधर से उधर बदल रहा है, कितना पागल आदमी है, इसलिए इसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। राजधानी के पुनः स्थानांतरण के आदेश ने सुल्तान की अक्षमता को उजागर कर दिया। सुल्तान की ये अक्षमताएं दक्कन में बहमनी साम्राज्य तथा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के उदय का कारण बनी। आगे पढ़ते हैं। 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। तो टोकन मुद्रा की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब की? 1329 ईस्वी में। उसने चांदी के भाव से उबरने के लिए पित्तल व तांबे के सिक्के बनवाए, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के अनुरूप ही था, यानी मिलता जुलता ही था। ये सिक्के कभी भी शाही खजाने में परिवर्तित किए जा सकते थे, यानी वहाँ उनमें हेराफेरी, यानी जो जो ये सिक्के बनवाए गए थे उनसे मिलते जुलते थे जो शाही खजाने में रखे गए थे। ठीक है, हालांकि सिक्कों का स्वरूप बहुत ही सामान्य था, कोई भी ऐसे ऐसे सिक्के उनकी कॉपी करके नकल करके बना सकता था, इसलिए स्थानीय कारीगर इन आसानी से ढालने लगे, यानी बनाने लगे। अब लोग टैक्सों का भुगतान इन नकली सिक्कों से करने लगे। उसको तो पता ही नहीं था ये नकली है असली, है ना, पागल बादशाह ये। जिसके परिणाम स्वरूप उसका खजाना खाली हो गया। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसलिए इस विचार को भी वापस लेना पड़ा। जियाउद्दीन बरानी ने अपने वृत्तांत व तारीख फिरोज शाही में लिखा कि तुगलकाबाद के निकट लोगों द्वारा लौटाए गए सिक्कों की पहाड़ी बन गई थी। हालांकि यह उसके नए विचारों का अंत नहीं थी।
मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कांगड़ा, जिसको आज हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, पहले इसका क्या नाम था, कांगड़ा, पर कब्जा करने के लिए सेनाएं भेजी। उसने अपनी सेना को आगे की ओर तिब्बत भेजा, जहां प्रतिरोधी पहाड़ियों के कारण बहुत से सैनिक मारे गए। कहा जाता कि मात्र 3 अधिकारी ही वहां से जीवित लौटे थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का विचार मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। ये तो चाहता था कि मध्य एशिया में भी मेरा नाम हो, दक्षिण भारत में सारी जगह, है ना। इसलिए उसने सेना में एक बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की तथा उन्हें शस्त्र भी दिए। ऐसे फिर खजाना सारा खत्म हो गया ना। अगर सेना ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा, उनको शस्त्र भी देना पड़ेगा, खाने पीने का सामान भी, तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है ना। उसने सैनिकों के 1 वर्ष के वेतन का अग्रिम भुगतान पहले कर दिया। उसने सैनिकों को 1 साल का वेतन पहले दे दिया एडवांस में। देखो कितना पागल राजा है। सारा इसने अपना खजाना खाली कर दिया। बाद में उससे महसूस हुआ कि उसके लिए इतनी बड़ी सेना का रख रखाव संभव नहीं हो पाएगा। 1 साल का उन पैसे भी दे दिया, फिर बाद में पछता रहे हो, है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने का क्या फायदा, ना। इसलिए उसने नई सेना को भंग कर दिया। देखो यार, सेना भी बना दी, इससे 1 साल का पैसा भी दे दिया और इस सेना को फिर भंग भी कर दिया। सैनिकों के मजे हो गए ना, 1 साल का पैसा लेके एडवांस। ये सभी नए विचार अव्यवहारिक प्रमाणित हुए और मोहम्मद बिन तुगलक अलोकप्रिय हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर उसके दरबारियों का विश्वास ही नहीं रहा। भाई ये तो कुछ भी, अब पागल आदमी है तो कुछ भी करता है किसी टाइम, अब हम इसके पास नहीं रहते, है ना। बंगाल, गुजरात, वारंगल, सिंध तथा अन्य स्थानों पर विद्रोह भी छिड़ गए। बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य क्रमशः दक्कन व दक्षिण भारत में फैलते गए। किसी अन्य दिल्ली सुल्तान ने इतने विद्रोह का सामना नहीं किया जितना इसने किया होगा, पागल ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। उसने मात्र विद्रोह को कुचलने के लिए अनेक युद्ध लड़े। 1351 में जब वह सिंध में एक विद्रोह को दबाने जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इस पागल बादशाह की कब मृत्यु हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में। आगे हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक की, दोनों की तुलना करते हैं अभी इन दोनों में से अच्छा कौन था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर कितनी बार आक्रमण हुए, 2 बार। ठीक है, इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के लिए सीरी में एक दुर्ग बनवाया। दुर्ग होता है बेटा किला। दूसरी तरफ तुगलक शासन के प्रारंभिक समय में दिल्ली पर मंगोलों द्वारा आक्रमण किए जा रहे थे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को पश्चिम में दौलताबाद, देवगिरी का नाम रख दिया था ना, दौलताबाद के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिए। उसने सभी दिल्ली वासियों को नगर खाली करने का आदेश दे दिया ना। तो जान माल क्या नहीं होगा ना, जितना उनके पास पैसा है, सामान है, वो इधर से उधर लेके जाएंगे, तो कष्टों का सामना करना पड़ेगा ना। जिसका प्रयोग उस समय उसकी सेना दुर्ग के रूप में कर रही थी। इसने अपने सारा काम अपनी सेना से करवाया, बताओ, है ना। जबकि सेना काम तो महल के रक्षा करना होता है ना। ये दोनों ही अपनी सेना के भरण पोषण के लिए दोआबा क्षेत्र, गंगा यमुना के, है ना, कुल उत्पादन के आधे हिस्से के बराबर कर यानी टैक्स वसूलते थे। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ अतिरिक्त कर भी लगा दिए। इसने तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने लगा, यानी कर। दुर्भाग्यवश इसी समय उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया, भूखमरी वगैरह पड़ गई, जिस कारण लोगों में उसके विरुद्ध रोष पैदा हो गया। लोग अब मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था और उसने बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित कर दिया था ताकि उसे सैनिकों को अधिक वेतन न देना पड़े। ये तो समझदार था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। सभी वस्तुओं का इसने मूल्य निर्धारित कर दिया था। जैसे कोई वस्तु इतने रुपए की है, कोई 5 की, कोई 10 की, तो इसने ऐसे उनका रेट फिक्स कर दिया था। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। इसने तो कितना मूर्ख था, 1 साल का वेतन ही दे दिया था अपने सैनिकों को पहले, है ना। और फिर सैनिकों को भी भगा दिया, भाई ना ना, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो ऐसा इसने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त उसने वर्तमान समय के कागज के रुपये जैसी सस्ती मुद्रा भी जारी कर दिया ना। किंतु यह मुद्रा आसानी से नकली भी बना लेता था कोई, जिसके परिणाम स्वरूप जो उसका खजाना था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो खाली हो गया ना। लोग नकली नोट बनाने लगे फिर, और इसी के दरबार में उसका प्रयोग करने लगे। अलाउद्दीन एक कुशल प्रशासक था और उसके उपायों के लिए उसकी प्रशंसा भी की जाती थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, है ना। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक के विचार बुरी तरह सफल हुए, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में विद्रोह को जन्म दिया। ये तो मूर्ख ही था ना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक भी इसका चचेरा भाई था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक बैठा हुआ उसकी गद्दी पर फिर, है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया तो कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। उसने अनुभव किया कि उसे उलेमा तथा शाही कर्मचारियों का विश्वास जीतना पड़ेगा। किस किस का? उलेमा का और शाही कर्मचारियों का। इसलिए उसने उनका पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया।
सल्तनत काल के दौरान सुल्तान शाही कर्मचारियों को कर प्राप्त यानी टैक्स व सैनिकों के रख रखाव के लिए इक्ता, भूमि को पहले क्या कहते थे, वो इक्ता देते थे। यह इक्ता यानी भूमि स्थानांतरण यथार्थ सुल्तान उसे कभी भी वापस ले सकता था। इक्तादार यानी जो भूमि का स्वामी होता था, उसकी मृत्यु के बाद इक्ता वापस सुल्तान के पास ही चली जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को आनुवंशिक कर दिया, भाई अगर बेटे के पास है जमीन तो उसके बाद उसके पुत्र को मिलोगी। ठीक है। उलेमा को प्रसन्न करने के लिए उसने कुरान के नियमों को लागू किया और उलेमा को अनुदान दिए, जिसके परिणाम स्वरूप शाही कर्मचारी व उलेमा अत्यधिक शक्तिशाली हुए। जो उसके दरबार में मुस्लिम थे उलेमा, ठीक है, उसको उन्होंने ज़्यादा ही अनुदान दिए, बहुत ज़्यादा दान दिया उनको, जिससे और भी शक्तिशाली हो गए वो। हालांकि उसके इन फैसलों ने बिहार व बंगाल में विद्रोह को जन्म दिया। मेवाड़ व मारवाड़ ने भी सल्तनत से संबंध विच्छेद कर लिया। फिरोज शाह तुगलक एक कल्याण उन्मुख शासक था। उसने बहुत सी नहरें, टैंक, कुएं, चिकित्सालय तथा विश्राम गृह बनवाए। उसने बहुत से नए नगरों जैसे हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद की स्थापना की। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस किस की स्थापना की? हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ठीक है, इन सब की स्थापना की। तो आपसे पूछ ले कि हिसार की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर की भी फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने कई संस्थानों का निर्माण भी करवाया। उसने संस्कृत लेखों का अनुवाद पारसी तथा अरबी भाषाओं में करवाया। तो किसने संस्कृत लेखों का अनुवाद पारसी तथा अरबी भाषाओं में करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होगी। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 में। ठीक है, उसके बाद ये माना जाने लगा भाई अब इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, अब इसकी राजगद्दी की जगह कौन बैठेगा इसकी गद्दी पर। ठीक है, क्योंकि ये तो मर गया है। तो बहुत से सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। सामंत होते हैं बेटा गुलाम। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गई। 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलकों ने भारी कष्टों का सामना किया। तैमूर के लौटने के पश्चात तुगलक वंश का शासनकाल कुछ समय ही रहा, लेकिन 1414 ईस्वी में खिज्जर खान, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना, तो खिज्जर खान दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1414 में, ने अनंतः तुगलक वंश के अयोग्य उत्तराधिकारियों को हरा दिया। किसने हरा दिया? खिज्जर खान ने। और इस प्रकार सल्तनत सैयद वंश के हाथों में आ गया। ठीक है, खिज्जर खान कब बना दिल्ली का सुल्तान? 1414 में। अब हम पढ़ते हैं तुगलक शासन के बारे में। ठीक है, सुल्तान क्या होता है? सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि वह अपनी शक्तियों का बंटवारा ओहिदेदारों को भूमि अनुदान जिसे इक्ता कहते थे। तो कोई भूमि को क्या कहते थे वो उस समय? इक्ता, ठीक है, प्रदान करके करता था। इक्ता प्रदान करने का उद्देश्य यानी भूमि को देने का उद्देश्य टैक्स लेना, इकट्ठा करना और सेना का रख रखाव करना। भाई जो टैक्स आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उससे सेना का रख रखाव होगा। वह अन्य शक्ति अपने हाथों में रखता था। फिर भी एक संघर्ष हमेशा बना रहता था, क्योंकि ओहदेदार सदैव अधिक से अधिक शक्ति अपने अधिकार में रखना चाहते थे। जब वे सुल्तान में किसी प्रकार की योग्यता का अनुभव करते थे तो वे विद्रोह कर देते। भाई अगर किसी को भी लगता था कि सुल्तान सही तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा तो उसके खिलाफ में विद्रोह कर देते थे। इसलिए तुगलक अपने संपूर्ण शासनकाल में सदैव एक के बाद एक विद्रोह का सामना करता रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह ना। सुल्तान के लिए दूसरा कष्टदायी उलेमा था, जो उस पर कुरान के नियमों के अनुसार शासन करने के लिए दबाव डालता था। जो उलेमा था एक संगठन था, ये कहता था कि जो कुरान में लिखा गया है उसके अनुरूप ही चलना होगा, उसके अनुसार ही चलना होगा। एक शक्तिशाली सुल्तान उनके नियमों के पालन के लिए बाध्य नहीं होता था, किंतु एक कमजोर सुल्तान के पास उन नियमों को मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, दरबार क्या होता था? दरबार में तुगलकों का दरबार अत्यधिक शिष्टाचार युक्त था। सभी ओहदेदार सुल्तान के सामने सिजदा करते थे, यानी सिर झुकाकर सलाम करते थे। सुल्तान एक ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, जबकि ओहदेदारों के खड़े होने या बैठने का स्थान निर्धारित था। भाई वो इस तरफ बैठेंगे या इस तरफ। चौकीदार व अनुचर दरबार के सभी कार्यों को करते थे। लिपिक जो लिखने वाले होते हैं, दरबार के सभी आदेश व कार्रवाई को लिखता था। प्रशासन के बारे में जानते हैं। तुगलकों के समय प्रशासन 4 भागों में बटा था। एक तो दीवान ए विजारत, वित्त मंत्री जो पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं। दीवान ए रिसालत यानी जो धार्मिक मामले देखते हैं। दीवान ए अर्ज जो कि सैनिकों के मामले देखते हैं। दीवान ए अंश जो कि दरबार के पत्राचार के, भाई कहीं किसी से कुछ पत्र आया है, राजा को दिखाना है, ठीक है, तो ये ऐसे।
सुल्तान विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न मुखिया ओहदेदारों को नियुक्त करता था। वजीर वजीर सल्तनत के राजस्व व सामान्य मुद्दों संबंधी कार्यों को देखता था। वह विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करता था। ठीक है। काजी क्या होता था? काजी मुख्य न्यायाधीश होता था, है ना, जो अपराध तथा धार्मिक मुद्दों पर निर्णय देता था। भाई किसी आदमी ने कुछ अपराध कर दिया तो उसकी सजा कौन देता था? काजी। सुल्तान से प्रार्थना या अपील की जा सकती थी। राजा से तो भाई कोई अपील ही कर सकता कि मुझे माफ कर देना। बख्शी सेना के वेतन प्रदान करता था। तो सेना की जो सैलरी है कौन देता था? बख्शी। अर्ज ए मुमालिक सेना का मुख्य सेनाधिपति होता था। ठीक है। यही डिसाइड करता था कि भाई ये सेना इस समय यहाँ खड़ी होगी, यहाँ पर हम जब विद्रोह करने जाएंगे तो ऐसे इसको यहाँ खड़ोना, ऐसे उसको वहाँ। तो अर्ज ए मुमालिक सेना का मुख्य सेनाधिपति होता था, जो सेना की भर्ती भी करता था कि सेना में किस किस को लेना है। उसे प्रशिक्षण देता था, उनको सिखाता था कि कैसे युद्ध में लड़ाई करनी है। शस्त्र देता था उनको, बंदूकें वगैरह ना। यद्यपि सेना का सर्वोच्च समादेश सुल्तान के हाथ में ही था फिर भी, है ना। अब हम बात करते हैं सैयद वंश की। तो 1414 से लेके 1451 तक कौन सा आया? सैयद वंश। सभी सैयद सुल्तान अयोग्य थे तथा सही प्रकार से शासन नहीं कर सके। कौन? सैयद वंश वाले। उन्होंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया जिनके समाधान में असमर्थ रहे। इस वंश का शासनकाल मात्र 27 वर्षों तक ही रहा। किसका? सैयद वंश का। और 1451 में जब लोधी वंश ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली तब सैयद वंश का अंत हो गया। ठीक है। 1451 में कौन सा वंश आया? लोधी वंश ने। ठीक है। सैयद वंश के सुल्तान खिज्जर खान सैयद, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद तथा अलाउद्दीन अहमद शाह सैयद थे। ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं सैयद वंश के बाद लोधी वंश की। 1451 में आ गया ना। लोधी वंश चला आपका 1526 तक। पूर्व 4 राजवंश तुर्की थे जबकि लोधी अफगानी शासक थे। ठीक है। तो पहला जो लोधी वंश में आया बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के 1451 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के साथ ही लोधी वंश सत्ता में आया। उसने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया, इकट्ठा करने का। उसने अपना प्रभाव पंजाब क्षेत्र से लेकर बिहार तक फैलाया। किसने? बहलोल लोधी ने। उसने तुर्क ओहदेदारों को निष्कासित करके उनके स्थान से हटाकर उनके स्थान पर अफगानी वफादार ओहदेदारों को रखा। ठीक है। किसने? बहलोल लोधी ने। ये सिकंदर लोधी का मकबरा है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, यानी जहाँ पर ये दफनाए जाते हैं इनका वहाँ पर मकबरा बनाया जाता है। 1479 ईस्वी में यानी 1489 में बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी तो क्वेश्चन आ जाए सिकंदर लोधी किसका पुत्र है? बहलोल लोधी का। सिंहासन पर बैठा। कब बैठा है? 1479 में। वह एक महान लोधी शासक सिद्ध हुआ। उसने जौनपुर, बिहार तथा गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करके अपना क्षेत्र विस्तार किया। उसने बंगाल के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, दोनों मित्र बन गए वो। उसने लोक कल्याण के कार्य भी किए। उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के प्रयास किए। उसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरें भी बनवाई। उसने आगरा नगर की स्थापना की। तो क्वेश्चन आ जाए आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। तथा अपनी राजधानी को वहां स्थानांतरित कर दिया, आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी उसका उत्तराधिकारी बना। किसका? सिकंदर लोधी का। ठीक है। तो सिकंदर लोधी का बेटा कौन है? इब्राहिम लोधी। ठीक है। और जो सिकंदर लोधी है वो किसका बेटा था? बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी का बेटा कौन है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का बेटा कौन? अब इब्राहिम लोधी। ठीक है। इब्राहिम लोधी शक्तिशाली शासक नहीं था। अफगानी ओहदेदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसने उन्हें हरा दिया था। भविष्य में ऐसे विद्रोह को रोकने के लिए उसने वरिष्ठ ओहदेदारों को हटा दिया और उनके स्थान पर नवयुवक की भर्ती की। इससे ओहदेदारों में रोष उत्पन्न हो गया। उसका दौलत खान लोधी नामक ओहदेदारों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। ठीक है। तो उसका दौलत खान लोधी नामक ओहदेदार ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया, भाई अब आ जा। ठीक है। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था, लेकिन ये फिर भी नहीं चाहता था कि इसका वंश ऐसे का ऐसा रहे, है ना। घर में कोई ना कोई तो होता है आपस में जलने वाला, और इसने किसको निमंत्रण दिया? बाबर को, कि ये तू इसे हरा दे या इसको मार दे ना। तो 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध हुआ। तो अगर बात आ जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कौन हार गया था इसमें? इब्राहिम लोधी, क्योंकि इस युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप का यूज किया था, तोपों का। ठीक है। जिसके साथ ही फिर क्या हुआ? भारत में सल्तनत काल का अंत हो गया और इसके बाद किसकी स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य की।
तो इस राजवंश ने 300 वर्षों तक शासन किया। किसने? मुगल राजवंश ने। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम कुछ बातें पढ़ते हैं। दोआब क्षेत्र क्या होता है? उत्तरी मैदान में स्थित गंगा व यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र। अकाल, किसी क्षेत्र में वर्षा जल तथा अन्न का लंबे समय तक अभाव। भाई कोई भी स्थान ऐसा जहाँ पर वर्षा ना हो, जल के यानी पानी पीने कमी हो, वहाँ अन्न पैदा ना होता हो, तो उसको बोलते हैं अकाल पड़ जाना। नकली क्या होता है? वास्तविक सा दिखने वाला, है ना। जैसे 500 के नोट कई बार ऐसे नहीं लगते कि ये असली से हैं, तो वो मिलते जुलते। उलेमा क्या होता है? जो कि इस्लाम के विद्वानों का समूह है। ठीक है। इक्ता भूमि को कहते थे ना, वो देदारों को कर यानी टैक्स वसूली व सेना के रख रखाव के लिए दिए जाने वाला भूमि अनुदान। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन है। अगर आपने लेसन अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप इनके आंसर दो मुझे कमेंट में। ठीक है, जो आपके बहुविकल्प हैं इन पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, और इनके आंसर अच्छी तरह से ठीक करें। ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छी तरह से अगर आपको ये कॉपी में लिखने हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा आपका लेसन 15 दिल्ली सल्तनत काल, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आप देख लेना अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।